हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर रवि सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की साइनिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा था, ये एक्सरसाइज 2.3 है। एक आप लोगों से में से ही एक बच्चे ने बोला कि सर एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कृपया करके आप उसे या तो सॉल्व करा दीजिए या वीडियो बना के हमें उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों से चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोगों के, उसको आप ग्रुप में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फोन कॉल्स के जरिए आप उसको डिस्कस कर लीजिए मुझसे कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई है, ये जो टॉपिक आपने बताया मुझे नहीं समझ में आया। तो क्या होगा, उससे हमें पता चल पाएगा कि कहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आपके लिए उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो बना सकेंगे। अब आते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होता। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसमें ही उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होता है। मतलब जो हमारे पास चार यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसने चार क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास। इन क्वेश्चंस में से वो ये पूछ रहा है कि किसका फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब कि किसका परिणाम शून्य होगा और किसका परिणाम शून्य नहीं होगा। तो अब हम आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन इसका जो है, पहला विकल्प है 1 + 0। 1 + 0 हमने आप लोगों को बताया है कि जो शून्य होता है योगात्मक तत्समक अवयव होता है। क्या होता है? योगात्मक तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है इस चैप्टर के, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि तत्समक अवयव वो होते हैं कि जिनका अगर किसी संख्या में अगर हम जोड़ रहे हैं योगात्मक तत्समक अवयव के लिए, या अगर उस संख्या को हम किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अगर हम 5 में शून्य को जोड़ रहे हैं तो संख्या मतलब 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 4 में शून्य को जोड़ रहे हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह से शून्य जो है हमारा योगात्मक तत्समक अवयव है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट, अब इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अगर शून्य को 1 में जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, दूसरा है शून्य को शून्य से क्या किया हमने, गुणा कर दिया। तो शून्य को जब शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि जो शून्य से मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है 0 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से। अब हमें क्या करना है, अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, 2 से हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या सर्च करेंगे या फाइंड आउट करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, 0 मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिला हमें, 0 मिला। नेक्स्ट आते हैं 10 - 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, 0 डिवाइडेड बाई 2। सेम वैल्यू हो गया, उसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 0। अब इस चार जो आपके पास ऑप्शंस थे, इसमें कौन है जो शून्य के बराबर नहीं आ रहा है, पहला वाला। ठीक है, तो किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, नहीं होने का मतलब क्या है, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, टिक करेंगे, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर दे कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित होता है, नहीं को क्या कर दे, हटा दे, तब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3, हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 उत्तर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों के एक्सरसाइज 2.3 का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अगर किसी को न समझ में आए तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या हो, शून्य हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहले देखते हैं कि अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, कोई भी संख्या लेते हैं हम, 4 × 4 वैल्यू क्या आएगा, 16। 5 × 4 वैल्यू क्या आएगा, 20। इस तरह से किसी भी संख्या से अगर हम 5 × 1 कर देते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, 5। हम देख रहे हैं कि किसी भी दो संख्याओं को अगर आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका वैल्यू क्या है, शून्य नहीं आ रहा है। कब तक, जब तक कि हम उस संख्या, कोई भी संख्या हो अगर हम क्या कर रहे हैं, शून्य उसमें से एक संख्या न हो, या तो दोनों हो, तो वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी। क्योंकि किसी भी संख्या से शून्य को जब हम गुणा करते हैं तो उस संख्या का मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और टोटल वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, 0 आ जाता है। तो
इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है हमारे लिए कि यह दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होता है, तो हम कहेंगे क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक संख्या शून्य होगी, तो हम कहेंगे हाँ, हम कह सकते हैं इनमें से या तो एक संख्या शून्य होगी या फिर क्या होगी, दोनों संख्याएं शून्य होंगी। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों संख्या क्या होगी, एक होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां शब्द यूज किया है गुणनफल। हमने आप लोगों को बताया था कि गुणनफल के केस में जो जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन में वन जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। क्या करता है, गुणन का तत्समक अवयव की तरह काम करता है। मतलब किसी भी संख्या को अगर एक से गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए एक को क्या कहते थे, गुणात्मक तत्समक अवयव। ठीक है, या गुणन का तत्समक अवयव। अब अगर हमें क्या है, वैल्यू, हमारा जो दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या मिल रहा है, मान हमें क्या मिलता है, एक मिलता है। जैसे अगर दो संख्याएं हम लेते हैं, मान लीजिए सिंपल सपोज करिए, अगर हम दो संख्या 4 लेते हैं, 5 गुणे 4, वैल्यू क्या मिल गई, 20। हमें क्या चाहिए, हमें तो एक चाहिए ना। तो अगर हम किसी संख्या से एक से गुणा कर रहे हैं और वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एक, तो अगर हम 5 का करते हैं, किसी भी संख्या का मान यहां पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक से तो ज्यादा ही मिलेगा ना, क्योंकि 5 से गुणा कर रहे हैं। अगर सबसे छोटी संख्या एक रखते हैं, मतलब एक यहां रखते हैं तो भी हमें 5 मिलेगा। शून्य रखते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, शून्य मिल जाएगी। तो यहां पे हम गुणा करने के लिए क्या, सबसे पहले एक लेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या, अगर एक गुणे एक करेंगे तब तो हमें एक मिलेगा, बाकी अगर एक गुणे 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जो हमारा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक है। तो अब हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही संख्या नहीं, हमें क्या चाहिए, दोनों संख्या एक होगी तब उसका गुणनफल क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके आंसर में कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों संख्याएं एक होंगी। ठीक है, अब इसका 1 into 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, गुणन का तत्समक अवयव। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का, वितरण विधि से मान ज्ञात करना। वितरण विधि से क्या करना है, मान ज्ञात करना है या हल करना है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका 728 मल्टीप्लाई बाई 101 101। अब हमें क्या करना है, वितरण विधि से हल करना है। देखिए मैंने इस एक्सरसाइज के समय आप लोगों को बताया था कि वितरण विधि है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या सहचारी नियम है, इसका उद्देश्य क्या है, हमारी गणित की संक्रियाओं को क्या करना, आसान बनाना, न कि उसे और कठिन बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तरीके और भी है लेकिन आपके लेवल पे जैसे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो हम सिंपल से डायरेक्ट गुणा कर दें तो इसका क्या मिल जाएगा, हमें मान मिल जाएगा, जो थोड़ा कठिन होगा। वितरण नियम क्यों दिया है, वितरण नियम के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगर हम क्या कर सकते हैं कि 700 प्लस 28 करके गुणे 101 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो अब 101 का पहले इसमें गुणा होगा, फिर 101 का 28 में गुणा होगा, तब हमारा क्या मिलेगा, इसका परिणाम मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी बच्चे ने क्या किया, 7 to 8 को मल्टीप्लाई किया किसमें, एक बार 100 करके प्लस 1 करके। अब देखिए इसको गुणा करने में, इस तरह से गुणा करने में क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। क्यों, क्योंकि 7 to 8 00 प्लस 7 to 8, इसको अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हम इस वैल्यू को, मतलब इतने बड़े गुणे को हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसलिए हम वितरण नियम का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी गुणा के लिए हम वितरण नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको वितरण नियम से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन
ये होगा। अगर इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा, 101 को 700 में गुणा करेंगे, फिर 101 को 28 में गुणा करेंगे, जो आपके लिए क्या होगा, कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसका बी, 5437 मल्टीप्लाई बाई 101, 5437 मल्टीप्लाई बाई 1001। अब देखिए सेम जैसे अभी इसके पिछले का क्वेश्चन था कि अगर हम क्या करें इसमें, अब अगर हम ये कहें आपसे कि इसको एक बार 5000 कर लीजिए प्लस 437 और इसमें क्या करिए 1001 से गुणा करिए। अब इस कंडीशन में आपके लिए क्या होगा, कठिन होगा। अगर इसको दूसरे तरीके से हम क्या करें, 5 4 3 7 गुणे 1000 प्लस 1। अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि इसका प्रसार करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5 4 3 7, यहां पे चूंकि गुणा करना है तो 3 0 यहां पे आ जाएगा, प्लस इसका 1 में गुणा करेंगे तो 5 4 3 7। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे आपको आपका क्या मिल जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करने में आपका काफी समय नुकसान होगा और आपको काफी परिश्रम भी करना होगा और वितरण नियम के प्रयोग से। लेकिन वितरण नियम ये भी है और वितरण नियम ये भी है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा रास्ता मतलब वितरण नियम हम किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं, सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, ये आपको खुद अपने विवेक के अनुसार क्या करना होगा, जज करना होगा, निर्णय लेना होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है 8 to 4 25, 8 to 4 मल्टीप्लाई बाई 25। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, दो तरह से, जैसे मैंने आपसे बताया कि निर्णय आपका है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, कितनी आसानी से सॉल्व करना है। अब यहां पे 800 प्लस 24 देके 25 से गुणा कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, 824 को रहने दीजिए ऐसे ही और यहाँ पे 20 प्लस 5 करिए। अब देखिए 25 का 24 में जब गुणा करेंगे तो आपके लिए कठिन कार्य हो जाएगा, क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए क्या है, आसान है। 824 को यहां से सिर्फ 2 से गुणा करके और ये 20 हो जाएगा, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 8 2 2 4 2 8 16 और 1 0 आपने यहां कर दिया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको ये मिल गया। प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 का टेबल आपके लिए इजी होगा, हैंडल करना उसको इजी होगा आपके लिए। तो 5 4 जा 20 0, 5 2 जा 10 2, 5 8 जा 40, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप ऐड करेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ऐड करके आप भेजेंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 2 7 5 1 2 5, ये अब इसे भी सेम प्रोसेस, सबसे आसान तरीका लेंगे हम। क्या लेंगे, सबसे आसान तरीका क्या मिलेगा हमें, 4 2 7 5 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 25 का, इसको 125 को हम या तो ऐसे लिख लें, ठीक है, लेकिन हमें क्या होगा 25 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 25 का क्या करना पड़ेगा हमें, टेबल। तो 25 का टेबल तो रिमेंबर होता नहीं है, तो जनरली इसको हम ये ना लिख के क्या लिखेंगे, 120 प्लस 5। अब क्या होगा, 12 का टेबल आपको लर्न होगा, 12 के टेबल से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 के टेबल से भी क्या आप कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उसको वितरण करना, वितरण विधि मतलब क्या है, वितरित करना है, उसको एक्सपेंड करना, अपने तरीके से हम करेंगे ताकि हमारा गुणा जो है या हमारी कोई भी समस्या है गणित की, वो क्या हो जाए, आसानी से सॉल्व हो, न कि जटिल बन जाए और कठिन हो जाए, दुष्कर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 504 गुणे 35, 504 गुणे 35। अब ध्यान दीजिए 504, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो 504 को 30 प्लस 5 कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन 500 प्लस 4 गुणे 35 कर सकते हैं। अब आपके लिए आसान कौन सा है, 35 का टेबल पढ़ना या 3 और 5 का टेबल पढ़ना। तो आप कहेंगे सर 3 और 5 का हमारे लिए इजी है, तो अब हम क्या करेंगे,
3 4 जा 12, 0 कर दीजिए, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15। क्लियर है? नेक्स्ट 5 का टेबल प्लस 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्लियर है? अब इसको आप ऐड करके क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और ये सॉल्व करके होमवर्क के तौर पे आप मुझे भेजेंगे। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा, जिसको ये दिया गया है कि संख्याओं को निरूपित करना है, संख्याएं कैसे निरूपित हो रही हैं उसका अध्ययन करना है। जैसे कि अगर सपोज करिए 117 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, गुणा दिख रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दें 117 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 1170 माइनस 117, ये हमारे लिए महज एक घटाना कह सकते हैं या माइनस के तौर पे बन जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना गुणा करने से बेटर है कि हम जल्दी से इजी वे में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसी तरह से एक लॉजिक है, इसको हम समझते हैं। 1 इंटू 8, 1 गुणे 8 प्लस 1, वैल्यू क्या होगा, 8 1 जार 8 प्लस 1 9। ठीक है, 1 के बाद हमने क्या किया, अगली संख्या 2, हमने क्या किया 1 और 2 ले लिया, क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस नेक्स्ट संख्या 2 लिया हमने, 2 को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 8 जार 96 प्लस 2 98। 9 के बाद 8 आ गया, 1 2 3, हमने एक संख्या फिर बढ़ा दी, 1 2 3 गुणे 8 प्लस 3, नेक्स्ट संख्या 3, यहां पे हमने 3 ऐड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगा 9 8 7। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 8 7 6। तो इस तरह से फिर आते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा एक अलग तरीके का है। इतना बड़ा अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस ट्रिक को जानते हैं, ऐसी चीजों को, मतलब वितरण नियम या साचर नियम, इन सब नियम को हम समझते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हैं, तो इन सब चीजों का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे सिंपल एक दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको, आपके बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन आसानी से समझ में आएगा। अगर हम नया बनाते हैं, क्या करते हैं, नया बनाते हैं 1 इंटू 9 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 10, 1 2 इंटू 9 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 1 1 0, 1 2 3 इंटू 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 1 1 0। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कई भी सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट कई तरह से संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे सिंपल अगर आपके में दिया है कि 1 2 3 4 5, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं वितरण नियम से। कैसे, एक संख्या में एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस, इसको ऐड कर लीजिए, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉजिक है मैथ का। जैसे कि प्ले विथ योर नंबर चैप्टर का जैसे पूर्ण संख्या है, नेक्स्ट तीसरा है प्ले विथ नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो इस तरह से आप घर पे बैठ के एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, नए नए तरह के एडिशन या मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड संक्रियाओं पे आधारित नए तरीके भी आप ढूंढ सकते हैं, गुणे के या घटाना के लिए, भाग के लिए। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया 2.3। आप लोग जितना भी मैंने बीच में बताया कि इसको होमवर्क के रूप में दीजिएगा, सॉल्व करके भेजिएगा, तो आप लोग उस चीज को सॉल्व करिएगा, होमवर्क के तौर पे भेजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।